अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। कैथी ब्राउन की तमन्ना भी यही होगी। क्यों? ऐसा मालूम हुआ जैसे जनरल ने कुछ कहना चाहा मगर फिर उसने सस्ती से होंठ वेंच लिए। इस स्टेज पर तुम्हें मुतमईन करने से ज्यादा कैथी को मुतमईन करना मेरे लिए जरूरी है। उसने मेरी खातर अपने शोर को दाव पर लगा दिया है। पूरी तरह मुतमईन हुए बगैर वो भी दरवाजा नहीं खोलेगी। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो अली, जनरल ने बर्राई हुई आवाज में कहा। आखिर तुम इस हद तक दुरुस्त अंदाजे किस तरह लगा रहती हो? मुझे तहजीब और बूढ़ की फिक्र है जनरल, मैंने ऊंची आवाज में कहा। इस बात की परवाह नहीं कि तय खाना मेरा मदफन बन जाएगा। तुम इस किस्म के मुकालमे बोलकर हमें मुतासर करना चाहते हो ताकि हम तुम्हें यहाँ से निकल जाने दें। तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियतें मुतासिर मालूम होती हैं जनरल, वरना तुम सबसे पहले तहजीब की फिक्र करते। तुम ठीक कह रहे हो, जनरल ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे वाकई तहजीब की फिक्र करनी चाहिए थी मगर मैं उस सिलसिले में कर ही क्या सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें ये मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वो जजीरा कहाँ है जहाँ हमें कैद रखा गया था। ये कैसे मालूम हो सकता है? जनरल ने कहा। अगर कोई सूरत होती तो तुमने खुद ही मालूम ना कर लिया होता। तुमने मुझे इतनी बोरियत ही कम दी, मैं झुंझला गया। कुछ करने से कबल ये हरकत कर बैठे। फिर बताओ अब मैं क्या करूं? जनरल ने बेबसी से कहा। अब तो तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ कैद हूँ। दफन मैंने बुलंद आवाज से कहा। तुम हमारी गुफ्तगू सुन चुकी हो। घोटेल के नजदीक किसी ऐसे जजीरे का सुराग लगाने की कोशिश करो जो गैर आबाद हो। मुझे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद मैंने दोबारा कहा। मुझे यकीन है कि तुम मेरी आवाजें सुन रही हो। इस बात का भी यकीन है कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच सकती है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने जनरल टेरेस को घूर कर देखा। मालूम नहीं तुमने किस किस्म की हिदायत दी है। क्या कैथी को बोलने की भी ममानित कर दी थी? जनरल ने पहलू बदला। वो पहले ही मुतजब्जब नजर आ रहा था। मेरे तईजी ने उसका एतमाद मुतदलदल और कर दिया। वो बस पहलू बदल कर बदला गया। मुंह से कुछ नहीं बोला। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, मैंने खुश्क लहरे में कहा। मेरे लिए तुमसे बेहतर रैंडल साबित हुआ है। तुम्हारे हाथों ना सिर्फ मैं बेगुनाह मारा जाऊंगा बल्कि तहजीब और बूढ़ की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। जनरल मुझे यूं देखने लगा जैसे उसके सोचने की सलाहियतें जवाब देगी हों। बोलो जनरल, मेरी बात का जवाब दो, मैंने उसे झुंझोड़ कर कहा। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई मुतालबा ही कर सकूं? शफाई का मौका तो बदतरीन मुजरिमों को भी दिया जाता है और तुम फिर मेरे दोस्त हो, जनरल ने कहा। उसकी आवाज फर्रा गई थी। तो फिर जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं तुम्हारी नजरों में कसूरवार हूँ तो तहजीब बुढ़ ने क्या कसूर किया है? अगर कैथी ने मुझसे गुफ्तगू कर ली तो क्या मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा? अली की हिदायत पर अमल करो कैथी, जनरल टेरेस ने कहा। लेकिन जब तक अली की बेगुनाही साबित ना हो जाए ये यहाँ से निकलने ना पाए। मैं मुस्तकिल हदायत जारी कर रही हूँ जनरल। दफता ने खाने में कैथी ब्राउन की आवाज गूंजी जो किसी खुफिया स्पीकर के जरिए नशर हो रही थी। हमारे माहिरीन ने अली के बताए हुए तरीकों पर अमल करके ब्रीफ केस के इसरार मालूम कर लिए। अगर अली ने रहनुमाई ना की होती तो शायद उस ब्रीफ केस के इसरार पर से पर्दा नहीं हट सकता था। कोई सोच ही नहीं सकता था तो उस चश्मे और ब्रीफ केस में कोई ताल्लुक भी होगा। मुझे बताया गया था ये ब्रीफ केस आवाज और तस्वीरें रिसीव कर सकता है। मुझे मखसूस फ्रीक्वेंसी भी दी गई है जिस पर मोशी आवर्ड से मैं किसी वक्त भी राब्ता कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें उससे आगाह नहीं करूंगा। वैसे मुझे अभी तक उसकी एक भी खुसूसियत पर तजर्बा करने का मौका नहीं मिला। उसका तजुर्बा किया जा चुका है अली, कैथी ने कहा। हमारे माहिरीन ने तस्दीक की है कि ये टेलीविजन रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करता है। महज इतनी सी बात बता देने से तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती, जनरल टेरेस ने कहा। और मैं उसे घूरने लगा। मैंने कब कहा है कि मैं बेगुनाह हो गया हूँ? मैंने नागवारी से कहा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस मौके पर वो भी यही करता। अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बेजरर मालूमात फराहम कर देना कोई मसला नहीं है। तुम अहमक हो। मैंने खुद को बचाने के लिए नहीं तुम्हारे आदमियों को बचाने के लिए मालूमात फराहम की थी। मैंने ऐसे किसी जजीरे का सुराग लगाने के लिए भी हिदायत जारी कर दी है जो तुम्हारे बयान के। कैथी ब्राउन की आवाज आई। शुक्रिया कैथी, इस वक्त तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। तुम्हें सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है और ये कि तुम तय खाने का रास्ता उस वक्त तक नहीं खोलोगी जब तक कि तुम पूरी तरह मुतमईन ना हो जाओ और जनरल टेरेस भी तुमसे मुत्तफिक ना हो जाए। इसके अलावा तुम्हें मेरी हदायत पर हर्फ बहर्फ अमल करना होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं अली कि हम पर जिस कदर आफतें आ पड़ी हैं। कैथी की अफसुर्दा आवाज आई।
फिर शोहर की जिंदगी भी तुम्हारी बेगुनाही से मशरूत हो गई है। मेरा ख्याल तो पहले भी यही था कि मामला बराह रास्त मोशे आवर्ड के गोश गुजार कर दिया जाए और फिर उनसे इस सिलसिले में कोई मशवरा तलब किया जाए। बहुत मुनासिब ख्याल है जनाब, डेविड रियान ने कहा। मैं मोशे आवर्ड से आपकी बात कराए देता हूँ। वो मुझे और नकीता को अपने ऑफिस से मुल्क अकबी कमरे में लाया जहाँ एक ताकतवर ट्रांसमीटर मौजूद। चंद लम्हों के अंदर अंदर डेविड रियान रैंडल थे राब्ता कायम करने में कामयाब हो चुका था। क्या बात है डेविड? दूसरी तरफ से रैंडल की सख्त आवाज सुनाई दी। तुमने इस वक्त मुझसे क्यों राब्ता किया? मिस्टर अली आपसे कोई अहम बात करना चाहते हैं, डेविड ने मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, अली से बात कराओ। मेरा नाम सुनकर रैंडल की आवाज अचानक ही नरम पड़ गई। मुझे अफसोस है मोशे आवर्ड के मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मैंने कहा। परवाह मत करो अली, रैंडल की आवाज में बेपनाह सुकून था। मैं बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए भी तैयार हूँ। जनरल टेरेस ने इस कदर मुकम्मल हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं जो मुझे नाकाबिले शिकस्त नजर आते हैं। नकीता और डेविड रियान का भी यही ख्याल है। अब मुझे तुम्हारा मशवरा दरकार है। कोई बात नहीं अली, रैंडल ने कहा। मुझे हिफाजती इंतजामात की तफसील बताऊं तभी मैं कोई मशवरा दे सकूंगा। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसे आलात नस्ब करवाए हैं जो हथियारों की निशानदेही करेंगे और ऐसे आलात भी हैं जो डिस्टर्बिंग डिवाइस का सुराग भी लगा लेंगे। तुम्हारी परेशानी की वजह मेरी समझ में आ गई अली, रैंडल की आवाज आई। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं कि मौका पाकर तुम उन हालात को ही हटा दो? अगर ऐसा मुमकिन होता तो तुम्हें ज़हमत देने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा। न खुद ये काम ना कर गुजरता। बहरहाल ये बात हैरान कुन है कि जनरल टेरेस के पास ऐसे हालात कहाँ से आए? ऐसे हालात तो हमारे पास भी नहीं है। उसका कहना है कि ये हालात उसने खुसूसी तौर पर गोटेल के साइंसदानों से फरमाइश करके तैयार कराए हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि अब गोटेल के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। वो बाद में सोचना, इस वक्त तो ये मसला अहम है कि क्या इस सूरत-ए-हाल का कोई तोड़ है? मुझे अफसोस है अली, फौरी तौर पर तो हमारे पास कोई तोड़ नहीं, लेकिन इस सिलसिले में कोशिशें की जा सकती हैं और उसके लिए मुझे अपने साइंसदानों से बात करनी पड़ेगी। जो कुछ भी करना है जल्दी करे मोशे आवर्ड, मैंने मुत्तरिबाना अंदाज में कहा। अगर इसका कोई तोड़ जल्द अज जल्द तैयार हो सके तो अच्छा है, इसलिए तो मुझे भी काम करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। ठीक है अली, तुम इंतजार करो, मैं आधे घंटे के अंदर अंदर तुमसे राब्ता करता हूँ, रैंडल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिए। सच्ची बात तो यह है मिस्टर अली के गोटेल के साइंसदानों से इतनी बड़ी तवक्को नहीं की जा सकती, डेविड रियान ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल टेरेस ने आपसे बुल्फ किया हो? बच्चों की सी बातें मत करो डेविड, नकीता ने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्या तुम्हें गोटेल की आबो हवा रास नहीं आई? जनरल टेरेस को भला अरे यार खान से बुल्फ करने की क्या जरूरत है? डेविड जीप गया। उसे एहसास हो गया था कि रवानी में उसके मुंह से एक इंतहाई गलत बात निकल गई है। मैं आप लोगों के लिए काफी मंगाता हूँ। उसने अपनी जीभ मिटाने के लिए मौजू बदलने की कोशिश की और फिर खुद ही उठकर कमरे से निकल गया। डेविड रियान को मैं एक बहुत ज़हीन आदमी की हैसियत से जानती हूँ, नकीता ने कहा। लेकिन तुमने सुना इस वक्त किस कदर अहमकाना बात की इसने? ऐसा मालूम होता है कि गोटेल की आबो हवा ने इसकी दानत को जंग लगा दिया है। ये कोई खास बात नहीं, बाज़ औक़ात ज़हीन आदमी के मुंह से भी कोई अहमकाना बात निकल सकती है। और फिर क्या जरूरी है कि मेरे और जनरल टेरेस के ताल्लुकात की नोयत से भी पूरी तरह वाकिफ हो? डेविड एक बैरे के साथ वापस आया जो हमारे सामने काफी पॉट और प्यालियां रखकर वापस चला गया। सुना तो यही गया है कि जनरल टेरेस और मिस्टर अली के ताल्लुकात मिसाली नोयत के हैं, डेविड रियान ने काफी बनाते हुए कहा। लेकिन बाद औक़ात जब आदमी कोई बात छुपाना चाहता है तो अपने करीब तरीन आदमी से भी छुपा लेता है। तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर डेविड, तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर डेविड। नकीता के कुछ कहने से कबल ही मैं बोल पड़ा। इंसानी रवैयों के बारे में कोई बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन जनरल टेरेस ने हमसे गलत बयानी नहीं की। वो समझ रही थी कि मैं डेविड से बहस में नहीं उलझना चाहता। ठीक आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। रैंडल ने राब्ता किया था। केमिकल बम भी इस्तेमाल करना होगा अली, रैंडल कह रहा था। ये मखसूस किस्म के केमिकल बम है जिनका कोल प्लास्टिक का है और तुम इन्हें एक तरह से टाइम बम भी कह सकते हो, इसलिए कि उनमें टाइम बम नस्ब होता है, इसलिए कि उनमें टाइम बम भी नस्ब होता है। वक्त मुइन्ना पर उनके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और उनमें से गैस खारिज होने लगती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे बम बनवा दूंगा जो इंतहाई मोहलक गैस खारिज करेंगे और चंद लम्हों के अंदर अंदर किसी भी जानदार को हलाक कर सकेंगे। तुम्हें चाहिए था कि पहले ही बम मेरे हवाले कर देते, मुझे ख्वाह मुखाज़मी को उठाना पड़ी, मैंने न खुशगवार लहजे में कहा। रैंडल हंसा, तुम गलत ज़मीरे हो लिए, तेरे पैर इस किस्म के बम हमारे पास होते तो हम जरूर तुम्हारे हवाले कर देते। दिख रही है तो ताज़ा तरीन नजरिया है जिस पर काम शुरू कर दिया गया है।
जो चीज तुम्हारे पास नहीं उसके बारे में तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकते हो? मैंने हैरत से कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास बेहतरीन दिमाग मौजूद है। जब मैंने उनके सामने मौजूदा मसला रखा तो उनमें से एक ने ये नजरिया पेश किया, उससे फौरन ही मुत्तफिक हो भी गए। उन्हें यकीन है कि इसमें नाकामी का 1% भी इम्कान नहीं, इसलिए कि उसमें कोई पेचीदगी नहीं है और ये बहुत सादा तरीके से काम करने वाला बम होगा जिसे कोई धमाका नहीं होगा, कोई टूट फूट नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और नहायत खामोशी से आदमी मौत की आगोश में चला जाएगा। तो फिर ये बम कब तक मुझे मिल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक, रेंडल ने कहा। कल शाम को इसी वक्त तुम डेविड से बम हासिल कर सकती हो। ठीक है मुझे आवड़, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मेरी इंतहाई कोशिश होगी कि मैं उसे महफूज तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल में छुपा दूं। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूं अली, रेंडल ने कहा। तो वह जब भी जरूरत पड़े मुझे जहमत दे सकते हो। तहजीब और बुढ़ की साल में मुझे आवड़, मैंने धड़कते दिल से पूछा। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं और ना होगी। इस मुहिम के बाद तुम उनसे मुलाकात कर सकोगे। उन दोनों के बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। वो मेरे साथ होते तो ये काम बड़ी आसानी से मैं कर सकता था। तुम खुद समझ सकती हो अली कि हम अपना राज अफिया करके खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं नहीं समझता कि उन दोनों में से कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत कर सकता है। ये बात तुम ज्यादा से ज्यादा बूढ़े के बारे में कह सकती हो। तहजीब की तरफ से हर वक्त खतरा ही लगा रहेगा और अगर मैंने बूढ़ को भेज दिया तो तहजीब अकेली जह जाएगी। नहीं मोशी हावर्ड, मैंने तेजी से कहा। बूढ़ को भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या ऐसी कोई जरूरत नहीं हो सकती कि उन दोनों की तरफ से खतरा टल जाए? तुम इस मुहिम से फारिग हो जाओ, फिर हम इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे, रेंडल ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। क्या तुम्हारे आदमियों में कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सकता जो बूढ़ का मुतबादिल साबित हो सके? मैंने डेविड से कहा। मैंने तो पूरी लिस्ट आपके हवाले कर दी थी मिस्टर अली, और मेरा ख्याल में उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो घूमते हिल के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म अमल होंगे। नहीं मिस्टर अली, फिल वक्त हमने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस के इनकाद के बाद हम दोबारा सरगर्म अमल होंगे। खैर, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। डेविड रियान भी हमारे साथ ही उठा। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ आऊं। हमारे साथ तुम्हारा व्यादा मंदिर पर आना ठीक नहीं है, लकीता ने कहा। आप लोग स्टेट के मेहमान हैं, हमारे होटल में क्याम कर चुके हैं। अगर मैं आपको कार तक छोड़ने ना जाऊं तो होटल की इंतजामिया मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। डेविड ठीक कह रहा है नगीता, उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। डेविड हमें पार्किंग तक छोड़ने आया। वो बहुत अलर्ट नजर आ रहा था और उसका अंदाज ऐसा था जैसे हमारा बॉडीगार्ड हो। तुम बहुत फर्ज शनाज मुलाजिम हो डेविड, मैंने कार स्टार्ट करते वक्त मुस्कुरा कर था। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। डेविड जो में बड़े अदब से झुका और मुस्कुरा कर बोला, कल शाम इसी वक्त मुलाकात होगी जनाब। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शाम के 5 बज चुके थे, मगर गोटेल के मौसम में अभी तक अफ्रीका के आग बरसाते हुए सूरज की तमाजत मौजूद थी। एयर कंडीशन कार की अगली नशिस्त पर नकीता मेरे बराबर बैठी थी। नजीस्ता कई रोज से मैं एक ही बात सोचे जा रही हूँ अली, अचानक नकीता ने कहा, और वो ये कि अगर तुम इन राहों पर ना आए होते तो बहुत बड़े आदमी होते। ओहो, मैंने बड़ी हैरत से कहा कि अब तुम मुझे छोटा आदमी समझती हो। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम बहुत कामयाब आदमी होते, बे इंतहा दौलतमंद। दौलतमंद तो मैं अभी हूँ नगीता, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की दौलत मैसर है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करता हूँ। खुशकिस्मत तो तुम हो, नगीता ने एक सर दाबार कर कहा, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ माइल हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने हंस कर कहा। तुम मेरी खुशकिस्मती की वजह से मेरी तरफ माइल हो। क्या यह जरूरी था कि तुम इतनी पुरखतर जिंदगी की तरफ आते? नगीता ने अफसुर्दगी से कहा। और क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम अब भी पुरसुकून जिंदगी की तरफ लौट जाओ? सुकून तो उसी वक्त मैसर आता है नगीता, जब आदमी किसी नजरिए के लिए काम करे। बेमकसद जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। कौन जाने अली कि आदमी जिस नजरिए के लिए काम कर रहा है वो सही भी है कि नहीं। जो शख्स इतनी कुव्वत तजदिया से भी महरूम हो, उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तुम अपनी मिसाल ले लो, कल तक तुम जिस नजरिए के हामी थे, आज उसके बरक्स नजरिए के लिए सरगर्म अमल हो। गलती हो सकती है नकीता, किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब किसी को अपनी गलती का इल्म हो जाए तो उसका आज़ाला भी जरूरी हो जाता है। दुनिया में अरबों अफराद बगैर किसी नजरिए के जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बस वो पैदा हो गए हैं इसलिए जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो आदमी इसलिए गुजारा के बाद उसे जिंदगी गुजारनी है। अभी तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं है अली, मेरी बात मानो और बकिया जिंदगी सुकून से गुजार दो। अच्छा, मैंने मदरकाना अंदाज में कहा, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नगीता ने एक ठंडी सांस ली। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम जवाबी कार्रवाई करो। मेरा तुम्हारा मुकाबला क्या है?
तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, किसी के पाबंद नहीं हो। तुम्हें इख्तियार है कि जो चाहो वो काम करो। मैंने कार का रुख तब्दील कर दिया। गुफ्तगू बहुत अहम मोड़ पर आ गई थी। मैं चाहता था कि अभी ये गुफ्तगू जारी रहे। नकीता जिस मूड में थी मालूम नहीं दोबारा इस मूड में आती या ना आती। कार टेरेस बैल से दूर होती जा रही थी। मैं एक उलझन में मुब्तला हूँ नकीता, क्या तुम वो उलझन दूर करने में मेरी मदद करोगी? हाँ कहो, क्या बात है? नकीता ने ज्यों कर कहा, अगर मेरे पास में हुआ तो जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तूफानी रात जो शख्स मेरे कॉटेज में घुसा था उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। जब जजीरा इस कदर महफूज है तो मैं खुद भी उस बारे में गौर करती रही हूँ, नकीता ने कहा। लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मोशियावर का रवैया भी उस मामले में गैर मामूली है। तुमने उस शख्स की तस्वीर देखी थी, क्या तुम उसे पहचानती हो? मैंने कहा। नकीता ने नवी में सारी राया, नहीं, उस शख्स को मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि मैं उस जजीरे पर काम करने वाले हर शख्स को पहचानती हूँ। उसने कहा था कि मोशियावर लोगों से जबरन काम करा रहा है। मोशियावर ने इस बात की तरदीद कर दी थी और तुमने भी उसका साथ दिया था। लेकिन इस वक्त तुम्हारी गुफ्तगू से यही तासर मिलता है जैसे तुम भी जबरन उसके लिए काम कर रही हो। तुम तो मुझे बर्बादोगे अली, नकीता ने बुकला कर कहा। मैंने ये कब कहा कि मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ काम लिया जा रहा है? तुमने जो बातें की हैं उनसे इसके अलावा और कोई तासर लिया ही नहीं जा सकता। दुनिया का हर यहूदी अदीमदार इसराइल के लिए अपनी बेसाद इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है अली। ये एक नंबर की इखराकी पाबंदी है जो हमने खुद अपने ऊपर आयद कर रखी है। दौलतमंद लोग अमलन हिस्सा नहीं लेते तो माली इमदाद करते रहते। क्या तुम यकीन करोगे कि उनकी दौलत का निस्फ भी जायद इस मद में सर्फ हो जाता है और जो दौलतमंद नहीं वो अपनी सलाहियतें इस मिशन के लिए वक्फ कर देते हैं और इसके इवज माकूल मुआवजा भी मिल जाता है और किसी हादसे की सूरत में वो रसा को बेसहारा भी नहीं छोड़ा जाता। तो ये मजबूरी हमारी जाती मजबूरी है, किसी और का इसमें कोई दखल नहीं है। हैरत है फिर उस शख्स को ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी जिसका कुछ सारे पैर भी नहीं है। मैं बुड़बुड़ाया, तुम क्यों इस उलझन में गिरफ्तार हो? तुम तो वहां से सही सलामत निकल आए और अब तुम्हें कोई खतरा भी नहीं है। कैसी बातें कर रही हो नकीता? एक शख्स जानता है कि मुझ पर शख्सियत की तब्दीली का अमल किया गया है और अब मैं इसराइल की हमायत में काम कर रहा हूँ और वो शख्स जो इस राज से वाकिफ है वो आजाद घूम रहा है, तो क्या मैं सुकून की नींद सो सकूंगा? मेरे सर पर तो तलवार लटक रही है। मालूम नहीं वो शख्स कब ये राज अफशां कर दे। मुझे बताओ, अगर ऐसा हो गया तो मेरी क्या पोजीशन होगी? तुम्हारे जद बजाय मगर ये मामला इतना पुरस्रार है कि किसी सूरत हल्क से नहीं उतरता। आखिर वो शख्स कौन था? उस तूफानी रात में तुम्हारे कांटे तक उसकी रसाई कैसी हुई? और सबसे बढ़कर ये कि उसे तुम पर किए गए अमल के बारे में किस तरह इल्म हुआ, जबकि ये बात आम भी नहीं है। उसने तो इससे भी आगे बढ़कर बात की थी और वो ये थी कि शख्सियत की तब्दीली का अमल मुझ पर कारगर नहीं हो सका है और ये बात मोशियावड़ के तहत काम करने वाले बाज अफराद के इल्म में भी है। उसकी तमाम बातें झूठ थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले मेरे इल्म में आती। बुल फाइटिंग के मुकाबले के बाद तुम्हारे जो चेकअप हुए थे उसमें ये चीज भी चेक की गई थी। मैं चौंक पड़ा। ओहो, लेकिन उस वक्त तो मुझे ये बात नहीं बताई गई थी। तुम किसी से इस बात का जिक्र मत करना। नकीता के लहजे में खौफ था। मेरे मुंह से ये बात गलती से निकल गई, वरना मोशियावर ने मैं ये बात जाहिर करने से मना कर दिया था। वैसी कोई बात जाहिर नहीं कर सकता नकीता जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचने का जरा सा भी एतमान हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं अली कि तुम मुझे इतनी अहमियत देते हो, नकीता ने बर्राई हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता नकीता, बल्कि तुम्हारी अहमियत है और मैं तुम्हारे मामले में खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता हूँ। हम इज्जत होटल के एक बड़ी शाहराह से गुजर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए। क्या तिबराउन और जनरल टेरेस हमारा इंतजार कर रहे होंगे? अगर हम प्राइवेट नंबर प्लेट वाली कार में सवार ना होते तो इतनी आजादी से सफर नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे थे। होटल में इतनी शानदार कारें शाजो नादिर ही थी और फिर वही कीमती कार तबाह होगी। उसी जरा के एक सिग्नल से गुजरते वक्त मुखालिफ सिंध से आने वाली एक तेज रफ्तार कार सिग्नल तोड़ती हुई आई और ऐन चुराहे के वस में वो कार बुरी कुव्वत से मेरी कार के अगले हिस्से से टकराई। मैंने फुल ब्रेक लगाकर उस तसादम से बचने की कोशिश की थी। वो बस इसी हद तक कामयाब हो सकी कि नकीता बच गई। मैंने ब्रेक ना लगाए होते तो कार के अगले हिस्से की बजाय वो हिस्सा जद में आ जाता जहां नकीता बैठी थी और टक्कर जितनी शिद्दत से हुई थी उसके पेश नजर नकीता की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। तसादम के नतीजे में जोरदार धमाका हुआ
और चारों तरफ कारों के ब्रेक चिरचिराने की सदाएं गूंजने लगी। फुल ब्रेक लगने से कार को जो दचका लगा था उसके नतीजे में नकीता का सर बड़े जोर से विंड स्क्रीन से टकराया था और उसके फौरन बाद जो तसादुम हुआ उससे मेरी कार चौक के वस में वागी ट्रैफिक सिग्नल के चबूतरे से टकराई और नकीता उछलकर मेरी गोद में आ पड़ी, जबकि दूसरी कार किसी खिलौने की मानद कलाबादियां खाने लगी। मुखारे सिमत फुटपाथ पर चढ़ने से कबल कई गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल भी उसकी जद में आ गई थी। चारों तरफ से राहगीर दौड़ पड़े थे। ट्रैफिक बिल्कुल जाम होकर रह गया था। मुझे तो खैर मामूली से धचके लगे थे, अलबत्ता नकीते के जरा ज्यादा चोटें आ गई थी और वो बेहोश भी हो गई थी। मैंने उसे अपने ऊपर से हटाया और एहतियात से सीट पर लिटा दिया।